नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके जीएस को। जीके जीएस में हम लोग इतिहास देख रहे हैं और इतिहास में आज हम गुप्तोत्तर काल को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। तो आगे देखते हैं इस वीडियो में गुप्तोत्तर काल को। हम लोग देख रहे हैं गुप्तोत्तर काल को। तो गुप्तोत्तर काल में हम लोग देखेंगे गुप्तोत्तर काल का मतलब क्या होता है कि गुप्त के काल के बाद का जो काल होगा उसे क्या कहा है, गुप्त उत्तर काल, यानी कि गुप्तोत्तर काल उसे कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गुप्त वंश के पतन काल से, यानी कि गुप्त वंश का जब पतन हुआ, क्या हुआ, गुप्त वंश का जब पतन हुआ तो उसके पतन काल से और 7वीं शताब्दी के आरंभ काल में हर्षवर्धन का उदय, 7वीं शताब्दी के आरंभ काल में हर्षवर्धन का उदय, इसके बीच में भारत में कुछ प्रमुख राजवंश को देखा गया है। कुछ प्रमुख राजवंशों को देखा गया है। कब से कब तक? तो गुप्त वंश के पतन से लेकर के, और उसके बाद देखेंगे कि 7वीं शताब्दी के आरंभ में हर्षवर्धन के काल तक, इस बीच के पीरियड में कुछ राजवंशों को देखा गया है। तो उनमें से कुछ प्रमुख राजवंशों को हम देखेंगे, जैसे कि थानेश्वर का पुष्यभूति राजवंश। इसमें क्या रहा? थानेश्वर का पुष्यभूति राजवंश, मौखरी राजवंश, मगध का गुप्त वंश। मगध का गुप्त वंश ये वो गुप्त वंश नहीं है जिसे हम पढ़ चुके हैं, ये एक दूसरा गुप्त वंश है जिसका एक छोटा सा साम्राज्य था। गौड़ राजवंश, मालवा क्षेत्र के शासक, असम के कामरूप राजवंश। तो इस तरह के कुछ राजवंशों को देखा गया है इस बीच के पीरियड में। फिर यहाँ पर देखेंगे कि गुप्त वंश की समाप्ति के बाद, यानी गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद में, ये जो थानेश्वर का पुष्यभूति वंश है ये सर्वाधिक विशाल राजवंश रहा। थानेश्वर का पुष्यभूति राजवंश सबसे विशाल राजवंश रहा इनमें से। तो हम लोग गुप्त काल के खत्म होने से लेके और हर्षवर्धन के उदय तक किन किन राज्यों को देखें, तो थानेश्वर का पुष्यभूति राजवंश, मौखरी राजवंश, मगध का गुप्त राजवंश, गौड़ राजवंश, मालवा क्षेत्र के शासक और असम के कामरूप राजवंश। तो इन राजवंशों को देखें और इसके बाद हम लोग क्या देखें कि थानेश्वर का जो पुष्यभूति वंश था ये क्या हुआ कि ये सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वाधिक विशाल राजवंश हुआ। कब? तो गुप्त वंश की समाप्ति के बाद में। तो उत्तर काल में हम लोग अब सबसे पहले क्या देखेंगे, तो सबसे पहले पुष्यभूति वंश को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, इसे सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं। तो हम ध्यान देंगे कि पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यभूति था। और इसने अपनी राजधानी थानेश्वर बनाई थी। अपनी राजधानी को थानेश्वर बनाई थी, जो कि वर्तमान कुरुक्षेत्र में पड़ता है। वर्तमान कुरुक्षेत्र का जो इलाका है वही थानेश्वर था। तो इन लोगों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? थानेश्वर, जो कि वर्तमान कुरुक्षेत्र में पड़ता है। इसके आगे अब हम लोग प्रभाकर वर्धन को देखेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है उसे ही देखते चलेंगे। तो अब हम प्रभाकर वर्धन को देखते हैं। प्रभाकर वर्धन जो था वो अपने राज्य का, अपने वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा माना गया है। कौन? तो प्रभाकर वर्धन सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा था। कौन? तो वर्धन था, प्रभाकर वर्धन। और ये चौथा शासक था। कितने नंबर का शासक था? चौथा शासक था ये। तो प्रभाकर वर्धन चौथा शासक था जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी शासक हुआ। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टनारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। प्रभाकर वर्धन की 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन और 1 पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। राजश्री का विवाह मौखरी वंश के राजा गृहवर्मन के साथ हुआ था। याद रहेगा, 2 पुत्र किसके? तो प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन, 1 पुत्री
राजश्री का विवाह हुआ था किससे? तो मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन के साथ में राजश्री का विवाह हुआ था, यानी कि गृहवर्मन प्रभाकर वर्धन के दामाद थे। इसके बाद देखेंगे कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात इनकी रानी जो थी यशोमती, वो सती हो गई। यशोमती जो कि महारानी थी किसकी? तो प्रभाकर वर्धन की, वो इनकी मृत्यु के बाद सती हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद क्या देखा गया कि गौड़ शासक शशांक, किसकी? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद गौड़ शासक शशांक और मालवा नरेश देवगुप्त की सहायता से, यानी कि शशांक ने देवगुप्त की सहायता से कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। कन्नौज पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि मालवा नरेश देवगुप्त ने गृहवर्मन, यानी कि उसके दामाद की हत्या कर दी। गृहवर्मन की क्या कर दी? हत्या कर दी। और प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री को कारावास में डाल दिया। राजश्री को क्या कर दिया? कारावास में डाल दिया। फिर से एक बार इस लाइन को देखते हैं। गौड़ शासक शशांक ने मालवा नरेश देवगुप्त की सहायता से, गौड़ शासक शशांक ने मालवा नरेश देवगुप्त की सहायता से कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण के बाद से क्या किया कि देवगुप्त ने, किसने? देवगुप्त ने गृहवर्मन की हत्या कर दी और गृहवर्मन की पत्नी और प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री को कारावास में डाल दिया। इसके प्रति उत्तर में, यानी कि इसका उत्तर देने के लिए राजवर्धन ने क्या किया कि एक सैन्य अभियान करके देवगुप्त को मार दिया। सैन्य अभियान के द्वारा देवगुप्त को मार दिया। और देवगुप्त को मारने के पश्चात क्या हुआ कि देवगुप्त के मित्र शशांक ने, देवगुप्त और शशांक मिलकर के युद्ध किए थे, तो देवगुप्त के मित्र शशांक ने क्या कर दिया? धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। धोखे से क्या कर दी? राजवर्धन की हत्या कर दी। तो इस चीज को देखेंगे, क्या चीज? कि पहले गौड़ शासक शशांक ने मालवा नरेश देवगुप्त की सहायता से कन्नौज पर आक्रमण किया। आक्रमण के बाद देवगुप्त ने क्या किया कि गृहवर्मन की हत्या कर दी और उसकी पत्नी राजश्री को कारावास में डाल दिया। अब प्रति उत्तर देने के लिए राजश्री के भाई किसने? राजवर्धन ने सैन्य अभियान चलाया और सैन्य अभियान चला करके देवगुप्त की हत्या कर दी। परंतु देवगुप्त के मित्र शशांक के द्वारा धोखे से राजवर्धन की भी हत्या कर दी गई। प्रभाकर वर्धन और राजवर्धन के बाद अब हम लोग हर्षवर्धन को देखेंगे। यहाँ पे तो देखेंगे हर्षवर्धन ने क्या किया। तो राजवर्धन के बाद अब उसका छोटा भाई हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। राजवर्धन के बाद अब उसका छोटा भाई हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गया। मात्र 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन को राज सिंहासन मिला और उस समय वो 16 वर्ष का था। कब? तो 606 ईस्वी में। तो मात्र 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राज सिंहासन पर बैठा, थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। थानेश्वर उनकी राजधानी थी, थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि थानेश्वर की गद्दी पर बैठने के बाद उसने क्या किया। सबसे पहले अपनी बहन राजश्री को कारागार से मुक्त कराया। अपनी बहन राजश्री को क्या किया कि कारागार से मुक्त कराया। और इसमें उसकी मदद किसने की? तो बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र ने उसकी मदद की थी। किसकी मदद से? तो बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की मदद से राजवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को कारागार से मुक्त कराया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसने, यानी हर्षवर्धन ने शशांक को युद्ध में पराजित कर दिया। शशांक को क्या किया? युद्ध में पराजित कर दिया। ये वही शशांक है जिसने इसके भाई हर्षवर्धन की हत्या की थी। तो शशांक को युद्ध में पराजित कर दिया। और शशांक की मृत्यु के पश्चात गौड़ क्षेत्र को कामरूप के राजा भास्कर वर्मन, कामरूप के राजा भास्कर वर्मन की सहायता से जीत लिया। क्या किया? शशांक की मृत्यु के बाद से कामरूप के शासक भास्कर वर्मन की सहायता से गौड़ क्षेत्र को जीत लिया और जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। कहाँ राजधानी बनाई? कन्नौज, यानी कि थानेश्वर से अपनी राजधानी को कन्नौज लेकर के गया हर्षवर्धन।
आगे देखते हैं कि पंजाब, थानेश्वर, कन्नौज, मगध, गौड़, मिथिला, पंच प्रदेश, उड़ीसा, ये सब हर्षवर्धन के राज्य का हिस्सा थे। हर्षवर्धन के राज्य का क्या थे? हिस्सा थे। कौन कौन सा क्षेत्र? तो पंजाब, थानेश्वर, कन्नौज, मगध, गौड़, मिथिला, पंच प्रदेश और उड़ीसा, ये सब हर्षवर्धन के राज्य के हिस्सा थे। आगे देखते हैं कि हर्षवर्धन और चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ कब? तो 630 ईस्वी में। 630 ईस्वी में हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई। क्या हुई? हर्षवर्धन की पराजय हुई और पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ। ये युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। ये युद्ध कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर 630 ईस्वी में हुआ था। और इसकी जानकारी, इस युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल शिलालेख, जो कि हरियाणा में स्थित है, तो ऐहोल शिलालेख से हमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध की जानकारी मिलती है, जो 630 ईस्वी में हुई थी और जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाँ, हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ लेकर के गया? तो हमें पता है कि कन्नौज लेकर के गया। वो गद्दी पर कब बैठा? तो गद्दी पर 606 ईस्वी में बैठा। कितने वर्ष की उम्र में? 16 वर्ष की उम्र में। उसके भाई का नाम क्या था? तो राजवर्धन था। किसका पुत्र था वो? तो प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको हम लोग, आप लोगों को इसको क्या करना है? ध्यान से देखना है और समझना है। तो हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को देख लिए कि कन्नौज उसने अपनी राजधानी को लेके गया। पंजाब, थानेश्वर, कन्नौज, मगध, गौड़, मिथिला, पंच प्रदेश, उड़ीसा, ये सब क्या था कि इसके राज्य का हिस्सा था। पंच प्रदेश का मतलब हुआ उड़ीसा। उड़ीसा को ही पंच प्रदेश से कहा जाता था। हो गया यहाँ तक। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी के बीच में रहा। हर्षवर्धन का जो पूरा शासनकाल था वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के बीच रहा। इसके आगे देखते हैं कि हर्षवर्ष की उदारता को देखेंगे कि हर्षवर्ष हर एक दिन, प्रत्येक दिन 500 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। 500 ब्राह्मणों को भोजन और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन करवाता था। 500 ब्राह्मणों और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को हर एक दिन हर्ष भोजन करवाता था। हर्ष अपनी संपत्ति को प्रत्येक 4 साल पर क्या करता था कि प्रयाग में जाकर के दान दे देता था। हर्ष अपनी पूरी संपत्ति को प्रत्येक 4 वर्ष में प्रयाग में जाकर के और वहाँ पर दान दे देता था। अपनी पूरी संपत्ति का दान कर दिया करता था। हर्ष को इतिहासकारों ने हिंदू शासन का प्रभावी हिंदू शासक माना है। क्या माना है? तो अंतिम प्रभावी हिंदू शासक माना है। इतिहासकारों ने हर्ष को अंतिम प्रभावशाली हिंदू शासक माना है। हर्ष जो था वो शिव का उपासक था। हर्ष जो था वो क्या था? शिव का उपासक था। लेकिन ह्वेनसांग से मिलने की बात से इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया। हम लोग पढ़े हैं कि बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं थी, एक महायान, एक हीनयान। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा को हर्ष ने अपना लिया। कब? तो ह्वेनसांग से मिलने के बाद। पहले वो शैव धर्म को मानता था। आगे देखते हैं कि हर्ष के जो पूर्वज थे ये लोग भगवान शिव, सूर्य की उपासना करते थे। क्या करते थे? भगवान शिव और सूर्य की उपासना करते थे। इनके जो पूर्वज थे वो लोग। आगे हम लोग ये देखेंगे कि इनके पूर्वज जो थे वो शिव, सूर्य, विष्णु, दुर्गा की भी उपासना व्यापक रूप से करते थे। क्या करते थे? शिव, सूर्य, विष्णु, दुर्गा की उपासना भी यहाँ पर व्यापक रूप से की जाती थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा को हर्षवर्धन ने राजाश्रय प्रदान किया था। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को क्या किया था? राजाश्रय प्रदान किया था। अपने राज्य में आश्रय उन लोगों को प्रदान किया था। किसको? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा को प्रदान किया था। उसके बाद देखेंगे कि हर्षवर्धन के काल में
नालंदा विहार जो है, हर्षवर्धन के काल में नालंदा का जो महाविहार है वो बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा महाविहार हुआ करता था। कब? तो हर्षवर्धन के शासन काल में। हर्षवर्धन जो था वो धर्म सहिष्णु शासक भी था। धर्म सहिष्णु यानी कि धर्म के प्रति जागरूक शासक कौन था? तो हर्षवर्धन था। तो इस तरह से हम लोगों ने हर्ष के बारे में क्या जाना? तो हर्ष को हम लोग देखते हैं कि हर्ष का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के बीच रहा। हर्ष प्रतिदिन 500 ब्राह्मण और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन करवाता था। प्रत्येक 4 साल पर प्रयाग में जाकर अपनी सारी संपत्ति का दान कर दिया करता था। और इतिहासकारों ने हर्षवर्धन को अंतिम प्रभावी हिंदू शासक बताया है, यानी कि इसके बाद कोई भी हिंदू शासक इतना प्रभावशाली नहीं हुआ। हर्षवर्धन शिव का उपासक था, लेकिन ह्वेनसांग से मिलने के बाद इसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लिया। आगे देखते हैं कि हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे वो भगवान शिव और सूर्य की उपासना करते थे और इसके राज्य में शिव, सूर्य, विष्णु, दुर्गा की भी उपासना व्यापक रूप से की जाती थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा को हर्षवर्धन ने राजाश्रय प्रदान करके रखा था और हर्षवर्धन के काल में नालंदा महाविहार में जो नालंदा महाविहार है उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा का ये प्रमुख केंद्र माना जाता था और ये धर्म सहिष्णु शासक भी था। तो इस तरह से हम लोग हर्षवर्धन को देख रहे हैं। आगे एक साहित्यकार भी था। हर्षवर्धन क्या था? एक साहित्यकार भी था और इसने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका इत्यादि ग्रंथों की रचना भी की थी। कौन कौन से ग्रंथ? तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका इत्यादि ग्रंथ की रचना भी की थी, क्योंकि हर्षवर्धन एक साहित्यकार भी था। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम बाण और इन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। किसकी रचना की थी? हर्षचरित की। दरबारी कवि बाण और उन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। तो सवाल पूछ सकता है कि हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो कौन हो जाएगा? बाण हो जाएगा। बाण कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के काल में ही भारत आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। 629 से 645 ईस्वी के बीच में ये भारत में रहा था। 629 से लेकर के 645 ईस्वी के बीच में हर्षवर्धन कहाँ रहा था? तो भारत में रहा था। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि ये ह्वेनसांग किस चीज़ के लिए भारत में आया था। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए और बौद्ध धर्म ग्रंथों का संग्रह करने के लिए आया था। किस लिए आया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए और बौद्ध धर्म ग्रंथ का संग्रह करने के लिए कहाँ आया था? तो ये आया हुआ था भारत। तो सवाल पूछता है कि ह्वेनसांग भारत कब आया था, किसके शासनकाल में आया था? तो याद रखिएगा कि कब आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और समय 629 से लेकर के 645 ईस्वी के बीच में आया था। ठीक है। ह्वेनसांग कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में क्या अध्ययन करने के लिए आया था। ये एक विदेशी यात्री था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित कहा गया है और वर्तमान में इसे शाक्य मुनि कहा गया है। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति में पंडित और वर्तमान में शाक्य मुनि का दर्जा इसे दिया गया है। हर्षवर्धन के शासन काल में अधीनस्थ राजाओं को महाराज या फिर महासामंत कहा जाता था। महाराज या फिर महासामंत कहा जाता था। हर्षवर्धन ने उपाधि कौन सी ग्रहण की थी? तो परम भट्टारक और शीलादित्य की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन ने परम भट्टारक और शीलादित्य की उपाधि को क्या किया था? धारण किया था। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग शशांक के बारे में देखे थे, जिसकी हत्या हर्षवर्धन ने की थी। तो शशांक शैव धर्म का उपासक था और इसने क्या किया था? बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोध गया में बोधि वृक्ष को क्या किया था? कटवा दिया था। किसने? तो हर्षवर्धन ने नहीं, शशांक ने कटवाया था। शशांक ने
बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था क्योंकि ये शैव धर्म का उपासक था। तो ये चीज़ तो गलत हुई ना कि किसी एक धर्म को माने तो दूसरे धर्म की निंदा करे, तो ये बात गलत होती है, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो शशांक जो था वो शैव धर्म का उपासक था और वो बोध गया में बोधि वृक्ष को क्या कर दिया था, कटवा दिया था। तो इस तरह से हम लोग पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश को देखें और इसके बारे में हम लोग जाने। तो वर्धन वंश में हम लोगों ने क्या देखा कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो पुष्यभूति ने की थी। इसके आगे प्रभावशाली शासक हम लोग प्रभाकर वर्धन को देखे। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, दोनों पुत्रों को हम लोग देखे और राजवर्धन और हर्षवर्धन। उसके बाद से राजवर्धन को देख करके हम लोग हर्षवर्धन को देख रहे हैं और हर्षवर्धन भी अब हमारा समाप्त होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्धन वंश को देख लिया। वर्धन वंश अब हम लोगों का समाप्त होता है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा।